यस बेटा, गुड मॉर्निंग। कल हमने ये लेसन स्टार्ट किया था, लेसन नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एक वैश्विक दुनिया का निर्माण। आज इसमें हमने पढ़ना है 2.2 रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल दिस? इस सारे जो आपने अभी ऊपर पढ़ा है, फूड ट्रेवल करता था, कहां से कहां तक करता था, लोग ट्रेवल करते थे, मनी का फ्लो था, 3 फ्लोज आपने पढ़े थे। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी उसमें क्या था? अब रेलवे, स्टीमशिप्स और टेलीग्राफ्स जो थे आना स्टार्ट हो गए थे। फॉर एग्जांपल, colonization stimulated new investment and improvements in transport. Faster railways, lighter wagons, and larger ships helped move food more and quickly from far away from final markets. अब जो फूड था ये ज्यादा फास्टर रेलवे इसके लिए आ गए थे, लाइटर वैगन्स, लार्जर शिप्स आ गए थे, जिनके जरिए जो चीजें थी आपकी इधर से उधर, और फूड भी जो था मोर चिपली और बहुत जल्दी से पहुंचने लग गया था अपनी फाइनल मार्केट्स तक। उसके बाद आप ये देखिए, ये पिक्चर है आपकी, ये एक सिमित फील्ड कैटल शो की पिक्चर है। जो कि यहाँ पर पशुओं की मंडी लगती थी सिमित फील्ड में, ब्रिटेन, लंदन में। ये देखिए, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइव स्टॉक मार्केट इन लंदन वाज सिमिथ फील्ड। यहाँ पर पशुओं की मंडी लगती थी। बाद में 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ, यहाँ पर पोल्ट्री फार्म और मीट मार्केट भी एस्टेब्लिश कर दी गई रेलवे लाइन के निकट, और ये सिमिथ फील्ड के साथ जोड़ दी गई, और सिमिथ फील्ड को मीट सप्लाइंग सेंटर्स ऑफ द कंट्री के साथ जोड़ा गया। द ट्रेड इन द मीट ऑफर्स ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्टेड प्रोसेस। कहते हैं जो मीट का व्यापार होता था, ये कनेक्टेड प्रोसेस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पहले टिल 1870s, 1870 तक जो एनिमल्स होते थे ना, वो लाइव के लाइव शिप में चढ़ा दिए जाते थे, जिंदा एनिमल्स अमेरिका से चढ़ाते थे और यूरोप में उतार लेते थे, और फिर शिकागो जो था इनका स्लॉटर हाउस था जहां एनिमल्स कटते थे। जब वे वहां पहुंचते थे तो वहां पर एनिमल्स काटे जाते थे, तो एनिमल्स जिंदा लाए जाते थे अमेरिका से यूरोप पे, मीट के लिए लाए जाते थे ये सब। लेकिन जो एनिमल्स जिंदा शिप में चढ़ाए जाते थे बेटा, रास्ते में कई एनिमल्स मर जाते थे, कई बीमार हो जाते थे, कईयों का वेट जो था वो कम हो जाता था और बिकेम अनफिट टू ईट, और अनफिट हो जाते थे खाने के लिए। तो जो मीट वहां, जो एनिमल्स वहां पहुंचते थे वो कम रह जाते थे, क्योंकि आधे मर गए, आधे बीमार पड़ गए, आधों का वेट ही लूज हो गया। तो वो क्या होता था कि एनिमल्स जो थे वो रास्ते में ही कम हो जाते थे, वेट जब उनका कम हो गया, बीमार पड़ गए, कुछ मर गए, तो मीट जो वो होता था वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता था। यूरोपियन जो पुअर थे उनकी पहुंच से मीट जो था वो बाहर था। तो अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का आप पढ़ रहे हो, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या हुआ। अब रेफ्रिजरेटेड शिप्स बन गए, जिसमें पेरिशेबल कहते हैं नष्ट होने वाले फूड जो है ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस भेजे जा सकते थे अब रेफ्रिजरेटेड शिप्स में। जैसे कि आपके घर में फ्रिज होता है, वो भी तो रेफ्रिजरेटर बोलते हैं ना उसको। तो फ्रिज में आप कई दिन तक सामान रख सकते हो अपना प्रिजर्व करके। तो पेरिशेबल गुड्स जो होती हैं वो फ्रिज में आप रखते हो। दूध को भी इवन फ्रिज में रख देते हो कि हमारा दूध भी खराब ना हो जाए। आटा है, आपकी मम्मी कई सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट सब फ्रिज में रखती है। तो इसी तरह रेफ्रिजरेटर, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या रहा, अब रेफ्रिजरेटेड शिप्स आ गए थे। अब पूरे जिंदा एनिमल्स नहीं भेजे जाते थे, अब उनका मीट
रेफ्रिजरेटेड शिप्स में भेज दिया जाता था। ये देखिए फ्रोजन मीट जो भेजा जाता था। दिस रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट, इससे शिपिंग की कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती थी और यूरोप में मीट के प्राइसेस भी जो थे ये बिल्कुल कम हो गए थे। अब पुअर पीपल की पहुंच में आ गया था ये मीट, अब उनकी डाइट में ये मीट शामिल हो गया था पुअर पीपल की, तो उनकी अब बेटर कंडीशंस हो गई थी। 2.3 में हम पढ़ेंगे लेट 19th सेंचुरी क्लोनलिज्म। क्लोनलिज्म कहते हैं उपनिवेशवाद को। लेट 19th सेंचुरी क्लोनलिज्म हम पढ़ रहे हैं। ट्रेड फ्लोरिश्ड एंड मार्केट एक्सपेंडेड, जो व्यापार था वो बढ़ रहा था, मार्केट जो थी वो एक्सपेंड हो रही थी। बट दिस वाज नॉट ओनली ए पीरियड ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी। कहते हैं ये सिर्फ व्यापार को बढ़ाने का, खुशहाली को बढ़ाने का पीरियड ही नहीं था। इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट देयर वाज ए डार्कर साइड टू दिस प्रोसेस। इसकी एक डार्कर साइड भी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइज करनी। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट जो थे, जो यूरोपियन विजेता थे, प्रोड्यूस्ड मैनी पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस थ्रू विच द colonialized societies were brought into the world economy। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट, यूरोपियन जो विजेता थे, इन्होंने बहुत सारी इकोनॉमिक, सोशल, इकोलॉजिकल चेंजेस बड़ी पेनफुल जो होती थी ये प्रोड्यूस कर दी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए इन्होंने। उसके बाद है अब क्या हुआ कि ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड वास्ट एडिशंस टू द ओवरसीज टेरिटरीज इन द लेट 19th सेंचुरी में। ब्रिटेन और फ्रांस ने ओवरसीज टेरिटरीज अपनी एडिशन कर ली थी, ऐड कर ली थी। बेल्जियम एंड जर्मनी बिकेम न्यू कॉलोनियल पावर्स। बेल्जियम और जर्मनी भी एक नई कॉलोनियल पावर्स के रूप में उभर के सामने आए। जो यूएस था ये भी बाद में 1890s में एक कॉलोनियल पावर के रूप में उभरा, जब इसने स्पेन की कई कॉलोनियों को अपने अंडर कर लिया था, कब्जा कर लिया था स्पेन की कई कॉलोनीज पर। ये सर हेनरी मॉर्टन स्टैनले इन सेंट्रल अफ्रीका की फोटो है, पिक्चर आपके दिखाई हुई है। आगे चलिए आप 2.4 पे रेंडर पेस्ट और कैटल प्लेग। रेंडर पेस्ट क्या है बेटा? ये पशुओं की बीमारी का नाम है रेंडर पेस्ट, और कैटल प्लेग इसको हम पशुओं का प्लेग भी बोल देते हैं। 1890 में एक फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज कैटल प्लेग जो थी अफ्रीका में फैल गई थी। अफ्रीका के लोगों का बेटा दो ही उनके पास चीजें थी, एक लैंड थी और दूसरा लाइव स्टॉक था। इन्हीं पे वो निर्भर करते थे, उनको किसी पैसे की जरूरत नहीं थी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन जो है ये रिलेटिवली स्मॉल होती थी, बहुत बहुत छोटी पॉपुलेशन का देश है ये, देश होता था उस समय। लेकिन सेंचुरी से ये लोग या तो अपने पास जमीन रखते थे या पशुधन रखते थे अपने पास, इन्हीं पे वो निर्भर रहते थे। इन्होंने कभी भी नौकरी नहीं की वेतन पाने के लिए। तो इन द लेट 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियन वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका। यूरोपियंस की नजर अफ्रीका पर पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि इसके पास वास्ट रिसोर्सेज थे लैंड के और मिनरल्स के। यूरोपियन अब अफ्रीका आ गए, इन्होंने अब प्लांटेशन और माइंस में काम शुरू कर दिया, और प्लांटेशन और माइंस का काम शुरू कर दिया। प्लांटेशन टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप, और ताकि माइंस में से मिनरल्स मिल जाएंगे और वो यूरोप भेज देंगे। तो लेकिन इनके सामने एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम क्या आई? अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम ये आई इनके सामने कि शॉर्टेज ऑफ लेबर थी। ये काम किससे करवाते? ये लोगों को काम पे रखते थे, लोग काम पे ही नहीं आते थे, कहते हमें जरूरत ही नहीं है वेतन की, हमें पैसे की जरूरत ही नहीं है, हमारा पशुओं से काम चल रहा है और हमारी लैंड पोर्शन है जिसपे हम अपनी खेती करते हैं और कमा लेते हैं अपने लिए। तो वो लोग काम करने के लिए आते ही नहीं थे कि माइंस में काम कर लें या प्लांटेशंस वर्कर बन जाए। तो इन्होंने क्या किया, यूरोपियंस ने उन पर टैक्स इम्पोज कर दिया। तो टैक्स इम्पोज करने से बेटा क्या हुआ कि टैक्स की पेमेंट पैसे में वो कैसे करते? टैक्स की पेमेंट पैसे में करनी उनके लिए मुश्किल थी जब तक कि वो नौकरी ना करें। तो उन्होंने क्या किया कि पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेस ऑन प्लांटेशन एंड माइंस। टैक्स की पेमेंट तभी की जा सकती थी जब प्लांटेशन या माइंस में काम करें ये वर्कर्स। अब उन्होंने और क्या किया इनके साथ? मान लीजिए 4 भाई हैं फैमिली में, तो यूरोपियंस ने ये किया कि चारों में से जो इनहेरिट लैंड है, जो आपकी
अनुबंध सॉरी जो पूर्वजों से मिली हुई लैंड होती है आपकी, वो सिर्फ एक ही भाई को मिलेगी, बाकी 3 भाई जो हैं वो माइन वर्कर्स में काम करो या प्लांटेशन में काम करो। इन्होंने ये भी रूल बना दिया। ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच द अदर्स वर पुश्ड इनटू द लेबर मार्केट, और जो दूसरे थे वो लेबर मार्केट में पुश कर दिए गए। यानी कि बाकी ये 4 भाई जो थे वो लेबर मार्केट में पुश कर दिए गए, यानी लेबर मार्केट में धकेल दिया उनको। माइन वर्कर्स वर आल्सो कन्फाइंड इन कंपाउंड्स एंड नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली। माइन वर्कर्स जो थे, इनको ये भी जो माइंस में काम करते थे उनको भी फ्रीली इजाजत नहीं थी घूमने की। उस समय फिर क्या हुआ, केम रेंडर पेस्ट, रेंडर पेस्ट की बीमारी आ गई जो कि पशुओं की बीमारी थी। रिंडरपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन द लेट 1880s। रिंडरपेस्ट जो था वो लेट 1880s में आया था अफ्रीका में। और ये कैसे आया था बेटा? ये कौन है बच्चे जो म्यूजिक चला रहे हैं? ये अपना आपको म्यूट करें। मैम म्यूजिक नहीं है, ये कोई गेम चला रहा है। कौन है ये जो गेम चला रहा है? बंद करें ये गेम को, नहीं तो आप आउट हो जाए बाहर। दिस इज टीचिंग टाइम एंड डोंट डिस्टर्ब मी इन द टीचिंग टाइम। तो ये रेंडर पेस्ट जो था ये अफ्रीका में 1880s में आया था। इट वाज कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर्स इन्वेडेड एरिट्रिया इन ईस्ट अफ्रीका। बेटा उस समय ईस्ट अफ्रीका में जो इटालियन सोल्जर्स को खाना देना होता था, जो एरिट्रिया के साथ युद्ध लड़ रहे थे, इन्वेड कर रहे थे एरिट्रिया को इटालियन सोल्जर्स, उनका पेट भरने के लिए ये कैटल जो थे वो ब्रिटिश एशिया से ईस्ट अफ्रीका में लाए जा रहे थे। लेकिन ये कैटल इन्फेक्टेड कैटल थे जो लाए जा रहे थे। जो एशिया का पार्ट ब्रिटिश के अधीन था वो होता है ब्रिटिश एशिया। ब्रिटिश एशिया से ये इन्फेक्टेड कैटल्स आ रहे थे। तो रिंडर पेस्ट ने क्या किया, 90% ऑफ द कैटल को खत्म कर दिया। रिंडर पेस्ट इतनी खतरनाक बीमारी थी कि इसने 90% जो पशु थे वो खत्म हो गए। एंड द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड। अब लोग जो थे अफ्रीका के वो उनकी जीविका ही पशुओं से चलती थी, जिसके कारण उनकी लाइवलीहुड जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। 2.4 एंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन इन इंडिया। भारत में एंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन कैसे हुआ? एंडेंचर्ड लेबर किसे कहते हैं? जो अनुबंधित मजदूर होते हैं उन्हें एंडेंचर्ड लेबर बोला जाता है। यानी कि जो कोई फोर्सफुली बना के ले जाते थे, उनको झांसे दे दे कर कि तुम चलो, तुम्हें ये देंगे, हम इतनी फैसिलिटीज देंगे, माइग्रेट कर जाते थे वो लोग। एंडेंचर्ड लेबर, अनुबंधित मजदूर उनको बोलते हैं। तो वो आगे देखिए आप, इन द अनुबंधित मजदूर क्या थे? इन द 19th century hundreds and thousands of the Indian and Chinese laborers went to work on plantation in mines and in road and railway construction project around the world। कहते हैं 19th century में हजारों लोग भारत से और चाइना से ये लेबरर बन के जाते थे प्लांटेशन वर्क के लिए और माइंस के लिए और रोड और रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए। भारत में जो एंडेंचर्ड लेबर थे वर हायर्ड अंडर द कंट्रैक्ट। इनको कंट्रैक्ट पर हायर किया जाता था और इनको ये प्रॉमिस करके भारत से रिटर्न ट्रेवल टू इंडिया, ये प्रॉमिस किया जाता था कि तुम्हें वापस भारत ले आएंगे 5 साल के बाद, अगर तुम प्लांटेशन का काम करते हो तो 5 साल के बाद तुम वापस आ जाओगे। और ये एंडेंचर्ड लेबर्स ज्यादातर कहाँ से होते थे? ईस्टर्न यूपी से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया से एंड ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु से होते थे। मिड 19th सेंचुरी में ये इनमें बहुत सारी चेंजेस आई। कॉटन इंडस्ट्रीज जो थी उस समय डिक्लाइन हो गई। लैंड जो थी रेंट पे दी हुई, उसके रेंट्स बढ़ गए थे। लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर माइंस एंड प्लांटेशंस। लैंड को क्लियर किया जा रहा था माइंस के लिए और प्लांटेशंस के लिए। ऑल दिस अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द पुअर। इन सब ने पुअर की लाइफ को बहुत इफेक्ट किया एंड दे फेल टू पे देयर रेंट्स।
और वो अपने रेंट्स को पे करने में फेल हो गए, बिकेम डीपली इंडेबिटेड, उधारी चढ़ गई उन पर, एंड वर फोर्स टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क, और अब वो मजबूर हो गए थे अपना काम ढूंढने के लिए दूसरी जगह पर। इसलिए वो कहाँ चले गए, इनका डेस्टिनेशन क्या था, कैरिबियन आइलैंड्स थे। कैरिबियन आइलैंड्स में मेनली ये ट्रिनिडैड में, गुआना में और सुरीनैम में गए, मॉरिशस में गए, फिजी में गए। और तमिल माइग्रेंट्स जो थे ये ज्यादातर सिलोन में गए थे और मलाया में गए थे। और लेकिन हमारे यहाँ हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी टी प्लांटेशन है, असम में। यहाँ पर भी जो एंडेंचर्ड वर्कर्स हैं वर आल्सो रिक्रूटेड फॉर टी प्लांटेशन इन असम। रिक्रूटमेंट जो होती थी बेटा ये एजेंट के थ्रू होती थी, जो कि एम्प्लॉयर एजेंट को रखता था और उनको छोटा कमीशन दे देता था कि तुम प्लांटेशन और माइंस के लिए जो थे लेबर इकट्ठे करो और इन्हें ले जाओ। तो मैनी माइग्रेंट recruitment was done by agents engaged by employers and paid a small commission. Many migrants agreed to take up work hoping to escape poverty or oppression in the home villages. Agents जो होते थे ये क्या करते थे, इनको फॉल्स इंफॉर्मेशन देते थे फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में, मोड्स ऑफ ट्रेवल के बारे में, एंड द नेचर ऑफ वर्क, तुम्हारा काम क्या होगा, एंड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस क्या होगी। वो उन्हें बढ़ चढ़ कर बताते थे कि वो उनके साथ चल पड़े। उनके वर्किंग कंडीशंस जो ये बताते थे, जो भी बच्चे नए ऐड हो रहे हैं वो अपने आप को म्यूट किया करें। तो वो उनको वर्किंग कंडीशंस और लिविंग और वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी बताते थे कि तुम्हें रहने को अच्छा घर देंगे, खाने को देंगे, तो तुम हमारे साथ चलो। तो वो उनके साथ चल पड़ते थे। तो 19th सेंचुरी एंडेंचर्ड हैज बीन डिस्क्राइब्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। एंडेंचर्ड को एक नया दास्ता वाला सिस्टम माना जाना लगा। इसकी कंडीशंस बड़ी हार्श होती थी, बड़ी सख्त होती थी, कुछ भी वहां जाके नहीं मिलता था, ना रहने को घर मिलता था, ना अच्छी लिविंग कंडीशंस मिलती थी, ना खाने को अच्छा मिलता था। सिर्फ ये लोग थोड़ा सा पैसा देके उनसे काम कराते थे। बड़ी मतलब अनहाइजीनिक कंडीशंस में ये लोग रहते थे जो इंडेंचर्ड लेबर होते थे। तो अब वो बेटा इन्होंने भी अपनी एंटरटेनमेंट का साधन ढूंढ लिया था, क्योंकि जब ये भागते थे वहां से तो पकड़े जाते थे तो इन्हें सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी जब ये पकड़े जाते थे। तो ये अब सीवियर पनिशमेंट से बचने के लिए तो इन्होंने वहां से भागना बंद कर दिया कि पकड़े ही जाना है तो क्या करें। तो फिर इन्होंने अपने एंजॉयमेंट के लिए काफी सारे साधन ढूंढ लिए थे। इसी में एक नाम है आपका चटनी म्यूजिक। एक ट्रिनिडैड में इन्होंने स्टॉप टॉकिंग, ट्रिनिडैड में इन्होंने एक चटनी म्यूजिक, ट्रिनिडैड और गुयाना का फेमस हुआ था, चटनी म्यूजिक ढूंढ लिया था इन्होंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो कल्चरल फ्यूजन वगैरह इस तरह के कई इन्होंने आइटम अपने मिलजुल कर ये एंजॉय करते थे। हैव यू हर्ड अबाउट द नोबेल प्राइज विनिंग राइटर? क्या तुमने नोबेल प्राइज विनिंग राइटर्स के बारे में, राइटर के बारे में सुना है? वीएस नॉयपॉल, जो वीएस नॉयपॉल था। और आपने वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स के बारे में भी सुना होगा, शिव नारायण चंद्रपाल और राम नरेश सरवन। इनके नाम आपको हिंदुस्तानियों जैसे मिलते जुलते लगते हैं। तो क्यों लगते हैं? क्योंकि ये जो भारत से एंडेंचर्ड लेबर गई हुई थी ये उन्हीं के डिसेंडेंट थे, यानी वंशज थे, इसलिए इनके नाम ऐसे हैं। 2.5 में आप पढ़ेंगे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड की एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं बेटा उद्यमी, जिसको बोलते हैं उद्यमी, भारतीय जो विदेशों में भारतीय उद्यमी थे। ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल। कहते हैं फूड को ग्रो करने में, दूसरी क्रॉप्स को ग्रो करने में, वर्ल्ड मार्केट के लिए, वर्ल्ड मार्केट के लिए बहुत सारी क्रॉप्स चाहिए होती हैं, उनको ग्रो करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। कैपिटल कहते हैं मनी, मनी की जरूरत होती है। तो मनी कहाँ से आएगी? अब बेटा इंडियन बैंकर एंटर कर गए थे। आपने शिकारीपुरी शरोफ का नाम और नट्टू कटाई चैतर्स का नाम सुना होगा। ये इंडियन बैंकर्स थे
ये क्या करते थे कि सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया के ये जो बैंकर्स थे, दे वर अमंग्स द many group of bankers and traders who financed export agriculture to Central and Southeast Asia using either their own funds. ये सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया के जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए ट्रेडर्स थे, उनको ये सॉरी एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए जो लोग थे, उनको ये फंड देते थे, अपने पास से पैसा देते थे, और इनको पैसा ये बैंक, चाहे तो ये अपने पास से फंड दें, चाहे यूरोपियन बैंक से लेकर दें, यानी ये आप बैंकर बन चुके हुए थे। इनसे जो आगे निकल गए थे, यूरोपियन कॉलोनी से भी आगे, एक हैदराबादी सिंधी ट्रेडर थे, ये तो बहुत ही आगे निकल गए थे इनसे। ये कोई पैसा क्या इन्होंने देना था, ये तो 1860 तक इन्होंने सारे जितने बिजी पोर्ट्स थे वर्ल्ड वाइड, इन्होंने अपना एम्पोरिया सेट कर लिया था। एम्पोरिया कहते हैं शॉप, स्टोर्स सेट कर लिए थे, जिसमें ये सेलिंग लोकल एंड इंपोर्टेड क्यूरियस टू टूरिस्ट, टूरिस्ट को ये लोकल और इंपोर्टेड गुड्स बेचते थे इनकी वहां पर स्टोर्स में, जो बिजी पोर्ट्स पे इन्होंने अपने स्टोर खोल लिए थे हैदराबादी सिंधी ट्रेडर ने। उसके बाद है आपका 2.6 इंडियन ट्रेड, भारतीय व्यापार, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद एंड वैश्वीकरण का सिस्टम क्या था। मैं फाइन कॉटन की बात कर रही हूँ, यहाँ कॉटन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फाइन कॉटन की बात कर रही हूँ। पहले जो भारत में प्रोड्यूस होती थी और यूरोप जाती थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर्स जो थे बिगेन टू एक्सपैंड एंड इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट कॉटन इंपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की लोकल इंडस्ट्रीज को भी प्रोटेक्ट करो, इसलिए बाहर से जो फाइन कॉटन है वो मंगानी बंद कर दो। तो इस पर टैरिफ इंपोज कर दिए गए, बाहर से जो कॉटन इंपोर्ट होती थी ब्रिटेन में, उस पर टैरिफ लगा दिए गए, टैरिफ कहते हैं टैक्स लगा दिए गए। कॉन्सिक्वेंटली द इनफ्लो ऑफ फाइन इंडियन कॉटन बिगेन टू डिक्लाइन। अब क्या हुआ, फाइन इंडियन कॉटन का जो इंपोर्ट था ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स आल्सो बिगेन टू सीक ओवरसीज मार्केट फॉर देयर क्लॉथ। ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर में बनता था सारा कपड़ा बेटा, ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो अब कपड़े के लिए दूसरी मार्केट ढूंढ रहे थे वर्ल्ड वाइड। अब ये मैं फाइन कॉटन की अगर आपको बात करूं तो 1800 तक फाइन कॉटन 30% तक गिर गया था। 1815 तक ये 15% रह गया था, और 1870 तक ये 3% से भी कम फाइन कॉटन की इंपोर्ट रह गई थी। तो व्हाट देन डिड इंडिया एक्सपोर्ट। अब इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था फिर, यानी कि बाहर क्या चीज भेजता था इंडिया, इंडिगो। इंडिगो क्या था, एक नील का पाउडर था, यूज्ड फॉर डाइंग क्लॉथ, जो कि कपड़े को रंगने के काम आता था। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स बेटा बड़े चालाक थे। इन्होंने क्या किया, चीन से ये चाय लेते थे और चाय के बदले ये पैसे देते थे चीन को। अब इनको ये चुभने लग गया कि चीन तो हमें एक चीज दे रहा है, मतलब थिंग दे रहा है, प्रोडक्शन जो उसके वहां होती है वो उससे हम लेते हैं और बदले में हम अपना पैसा दिया जा रहे हैं, तो क्यों ना हम गुड्स की जगह गुड्स ही दें चीन को। तो इन्होंने क्या किया, भारत में अपियम उगाने के लिए बोल दिया। अपियम क्या होता है, अफीम। अफीम जो आपके ये रेड कलर के जिसपे फ्लावर्स आते हैं उसको, उसके अंदर होती है ये अपियम। उसको पॉपी के फ्लावर्स बोलते हैं, पॉपी, पॉपी के जो अंदर सीड्स होते हैं वो अपियम होती है। तो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, भारत को बोला कि अपियम उगाओ, भारत के किसान को मनी उन्होंने एडवांस में देना स्टार्ट कर दिया कि अपियम उगाओ। भारत का किसान गरीब था, जब मनी एडवांस में मिल जाती थी तो अपियम उगानी शुरू कर दी। अब वो अपियम का भी रेट खुद लगाते थे। किसान का खर्चा अगर 15 रुपए आ रहा है अपियम का, तो वो कहते थे हम तो 10 में ही खरीदेंगे आपसे। अब किसान मरता क्या ना करता, अपियम घर में रखे, कोई भीड़ तो है नहीं है कि घर में भी रख ले ना बेचे तो उसको साल भर रोटी खा लेगा, अपियम को क्या करेगा। तो वो जो ब्रिटिशर्स प्राइस तय करते थे बेचने का, वो उसको उसी पे ही अपियम बेचनी पड़ती थी। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, चाय लेता था चाइना से, और जो भारत में अपियम पैदा होती थी वो चाइना को दे देता था। तो बट द वैल्यू ऑफ द, अपने आप को म्यूट करो, जो नेक्स्ट कैंडिडेट आया इसमें म्यूट कर ले।
but the value of the British export to India was much higher than the value of British imports from India. कहते जो भारत से सामान ब्रिटिश जाता था वो बहुत कम था, लेकिन ब्रिटिश से जो सामान भारत आता था वो बहुत ज्यादा था, इसलिए ब्रिटेन हैड ट्रेड सरप्लस विद इंडिया। ब्रिटेन जो हो गया ट्रेड सरप्लस हो गया, यानी उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। अब आपके पास आ रहा है नेक्स्ट, ट्रेड सरप्लस हो गया ब्रिटेन। इसके बाद आप पढ़ेंगे इंटरवार इकोनॉमी। इंटरवार कहते हैं जब युद्ध हुए उसके बीच में क्या अर्थव्यवस्था रही हमारी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक हुआ। द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 18 was mainly fought in Europe. यूरोप की तरफ से ये लड़ा गया था। वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हुई ये मैं आपको बता रही हूँ। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था ये एलाइज और सेंट्रल पावर्स के बीच में हुआ था। एलाइज पावर्स कौन सी थी बेटा, मैंने आपको बताया मेनली ये यूरोप था, तो एलाइज पावर में सबसे पहले यूरोप था। स्टॉप टॉकिंग, म्यूट कीजिए अपने आप को सभी बच्चे। तो ये मैंने आपको बताया फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था ये एलाइज के बीच में और सेंट्रल पावर्स के बीच में होता है। एलाइज कौन से देश थे, ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, बाद में अमेरिका ने भी ज्वाइन कर लिया था इसमें। फिर से सुनेंगे आप, वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हुई थी। द फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था ये एलाइज और सेंट्रल पावर्स के बीच में हुआ था। एलाइज में कौन से देश आते थे, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। ये यूएसए इसमें बाद में एंटर हो गया था। और ऑपोजिट साइड में जो सेंट्रल पावर्स थे उसमें कौन से देश आते थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन टर्की आते थे इसमें। ये अगस्त 1914 को युद्ध स्टार्ट हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसा बेटा पहले कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। ह्यूज डिस्ट्रक्शन हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल वॉर था, पहला इंडस्ट्रियल वॉर। इंडस्ट्रियल वॉर कहते हैं जो चीजें इंडस्ट्रीज से बन के आती हैं, जैसे बंदूक हैं, टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, इनसे युद्ध हुआ था। ये इंडस्ट्रियल, फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर इसको कहा जाता है, जो कि मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, केमिकल वेपन्स इसमें इसका यूज हुआ था और बड़े लार्ज स्केल पे इसका यूज हुआ था। और इसमें स्केल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन 9 मिलियन पीपल डाइड एंड 20 मिलियन इंजर्ड। 20 लाख लोग घायल हो गए थे, 9 मिलियन पीपल जो थे ये मर गए थे। इतनी सारी डिस्ट्रक्शन जो हुई थी, ये सिर्फ नौजवान थे लोग, वर्किंग एज के लोग थे। अब वर्किंग एज वाले लोग रह नहीं गए थे। आपने एज कंपोजिशन में 3 तरह की एज पढ़ी है। सबसे पहले चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ द एज, उसके बाद वर्किंग एज। वर्किंग एज कैपिटल कब होती है, वर्किंग एज वाले जो लोग होते हैं अप टू 58 59 ईयर्स के होते हैं, और उसके बाद आपके ओल्ड एज पीपल आ जाते हैं। तो वर्किंग एज वाले लोग जो थे ये सारे मारे गए थे। अब जो थी वुमेन बाहर निकल गई थी काम के लिए। इंडस्ट्रीज में पहले लोग काम करते थे, अब वुमेन को बाहर निकलना पड़ा क्योंकि युद्ध में आदमी चले गए थे। अब ब्रिटेन ने क्या किया, युद्ध के सारे इक्विपमेंट खरीदने के लिए उसके पास पैसा कम पड़ गया था, तो इसने यूएस से पैसा उधार लिया। तो ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम्स ऑफ मनी फ्रॉम यूएस बैंक्स। अब जो यूएसए था ये इंटरनेशनल डेबिटर से, पहले इंटरनेशनल डेबिटर होता था, अब इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया था, सबको पैसे देने शुरू कर दिए थे। कल हम बेटा, आज का लेसन कंप्लीट हो गया है आपका। मैं आपसे पूछूंगी, अभी सबको अनम्यूट कर रही हूँ,